वो बोली कि फिर भी एहतियात ज़रूरी है, देख लेने में कोई हर्ज नहीं। मैंने कहा ट्यूब लगा दो, जहां दिल करे लगा लो। ऐमन ने एहतियात से टीवी ऑन किया और मूवी चला दी। स्क्रीन पर एक रोमानवी मंजर चल रहा था। हीरोइन बोली, "ओ राजा साहिब, मैं तैयार हूँ।" मगर हीरो कोई जवाब ना दे सका क्योंकि वो सो चुका था। ये देखकर ऐमन हंस पड़ी और बोली, "ये भी अजीब बात है, खुद सो गया और बेचारी को इंतज़ार में छोड़ दिया।" मैंने मुस्करा कर कहा, "ऐसा सब मर्दों के साथ नहीं होता, कभी कभी थकन की वजह से ऐसा हो जाता है।" ऐमन ने कहा, "फिर भी समझदारी ज़रूरी है।" हम दोनों फिल्म देखते हुए बातें करते रहे। मैंने इसे समझाया कि ज़िंदगी में एतमाद और सब्र बहुत अहम होते हैं। अगर दिल में कोई बात हो तो एक दूसरे से खिलकर बात करनी चाहिए। ऐमन ने कहा, "मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करती हूँ।" मैंने कहा, "वो भरोसा ही हर रिश्ते की बुनियाद होता है। जब तक एतमाद हो, हर मसला हल हो सकता है।" इसी दौरान हमुआ कमरे में आ गई। इसने मुस्करा कर कहा, "तुम दोनों बड़ी संजीदा बातें कर रहे हो।" हम सब हंसने लगे और मूवी देखने लगे। बातों बातों में शाहरुख और काजल की जोड़ी का जिक्र आया। हमुआ बोली, "ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं।" ऐमन ने कहा, "सच्ची मोहब्बत में वफादारी सबसे ज़रूरी होती है।" रात काफ़ी हो चुकी थी। हमने मूवी ख़त्म की और सोने की तैयारी करने लगे। सब ने एक दूसरे को शब बखैर कहा और आराम करने लगे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि ज़िंदगी में असल खुशी सुकून, एहतराम और सच्चाई में ही होती है। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने आंखें खोलीं तो देखा ऐमन पहले ही जाग चुकी थी और मोबाइल पर कुछ देख रही थी। वो मुझे देखकर बोली, "अलिफाटे गए, आज बहुत देर तक सोते रहे हो?" मैं मुस्करा कर बोला, कल रात फिल्म और बातों ने थका दिया था।" इसी वक्त हमुआ चाय लेकर अंदर आई। "लो जी, सबसे पहले चाय। आज सबको फ्रेश होना है, ख़ास दिन है।" ऐमन ने हैरत से पूछा, "कौन सा ख़ास दिन?" हमुआ ने शरारती अंदाज में कहा, "आज अबू घर आ रहे हैं और उन्होंने सबको साथ बैठकर बात करने को कहा है।" ये सुनकर हम तीनों खामोश हो गए। घर में कुछ दिनों से माहौल थोड़ा संजीदा था। सबको मालूम था कि कोई अहम बात होने वाली है। नाश्ते के बाद सब ड्राइंग रूम में जमा हो गए। अबू सोफे पर बैठे थे, चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूँ कि इस घर में हर बात खिलकर हो, कोई बात दिल में ना रखे।" ऐमन ने हिम्मत करके कहा, "अबू, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम भी चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए।" मैंने भी कहा, "हम सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, यही सबसे ज़रूरी है।" अबू ने मुस्करा कर सर हिलाया, "बस यही सुनना चाहता था। अगर ख़ानदान में मोहब्बत और समझदारी हो तो हर मसला आसान हो जाता है।" हमुआ खुश होकर बोली, "तो फिर आज शाम बाहर खाना पक्का?" सब हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। शाम को हम सब इकट्ठे बाहर गए। रास्ते में ऐमन ने आहिस्ता से मुझसे कहा, "आज दिल बहुत हल्का लग रहा है। लगता है सब ठीक हो जाएगा।" मैंने जवाब दिया, "हाँ, जब नीयत साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है।" वो मुस्करा दी और मुझे लगा कि कहानी अब एक नए मोड़ पर आ गई है। रेस्टोरेंट से वापस आकर सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात काफ़ी गुजर चुकी थी, मगर मेरे जहन में मुख्तलिफ बातें चल रही थीं। ऐमन की बातें बार बार याद आ रही थीं। अगले दिन दोपहर को मैं सहन में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि हमुआ मेरे पास आकर बैठी। वो बोली, "क्या सोच रहे हो इतने गौर से?" मैंने मुस्करा कर कहा, "बस जिंदगी के बारे में। कभी लगता है सब आसान है, कभी बहुत मुश्किल।" हमुआ ने संजीदगी से कहा, "असल बात यह है कि हम सब एक दूसरे को समझी। अगर हमने जिद छोड़ दी तो सब बेहतर हो जाएगा।" इसी वक्त ऐमन भी वहां आ गई। इसके हाथ में एक फाइल थी। "ये देखो," इसने कहा, "मुझे एक अच्छी नौकरी की ऑफर मिली है शहर से बाहर।" हम दोनों चौंक गए। मैंने पूछा, "इतनी दूर? फिर घर का क्या होगा?" ऐमन ने आहिस्ता से कहा, "ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
मगर मैं तुम सबको छोड़ना भी नहीं चाहती। वो कमरे में खामोशी छा गई। फैसला आसान नहीं था। हमुआ ने हिम्मत दिलाते हुए कहा, अगर ये तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर बनाता है तो हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए। मैंने भी कहा, हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वदा करो कि राब्ता नहीं टूटेगा। ऐमन की आंखों में नमी आ गई। वदा। चंद दिन बाद ऐमन ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। घर में अजब सा सन्नाटा था, मगर सबके दिलों में उम्मीद भी थी। जाने से एक रात पहले वो मेरे पास आई और बोली, शायद ये फासला हमें और मजबूत बना दे। मैंने जवाब दिया, हाँ, कभी कभी दूरी ही रिश्तों की पहचान बन जाती है। वो मुस्करा दी और मैं जान गया कि कहानी अब एक नए इम्तिहान की तरफ बढ़ रही है। ऐमन के जाने वाले दिन सुबह सवेरे ही घर में हलचल शुरू हो गई। इसका बैग दरवाजे के पास रखा था और उम्मी बार बार उसके लिए दुआएं कर रही थी। ऐमन खामोश बैठी थी, जैसे अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने इसके पास जाकर कहा, हिम्मत रखो, ये सिर्फ एक नया सफ़र है, जुदाई नहीं। वो हल्की सी मुस्कुराई, उपत्ता है मगर दिल फिर भी भारी है। गाड़ी आ गई। सब बाहर निकल आए। हमुआ ने इसे गिले लगा लिया, जल्दी वापस आना, हमें अकेला मत छोड़ना। वो बोली। ऐमन ने हंसते हुए कहा, बस चंद महीने, फिर मैं पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आऊंगी। और गाड़ी रवाना हो गई। हम देर तक इसे जाते देखते रहे। घर वापस आकर हर चीज़ बदली बदली सी लग रही थी। इसका कमरा, इसकी किताबें, इसकी हंसी, सब याद आ रहा था। चंद हफ्ते गुजर गए। ऐमन कभी कॉल करती, कभी वीडियो पर बात हो जाती। वो अपने काम से खुश थी, मगर थकन भी उसके चेहरे पर नजर आती थी। एक शाम उसने फ़ोन पर कहा, मुझे लगता है यहाँ कोई मसला है। ऑफिस में कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं। मैं चौंक गया। कैसा मसला? साफ साफ बताओ। और वो बोली, मेरी फाइलें गायब हो रही हैं और गलतियां मेरे नाम लग रही हैं। मैंने संजीदगी से कहा, ड्रो मत, सच आखिर सामने आता है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसी रात में देर तक सोचता रहा। महसूस हो रहा था कि ऐमन एक नए इम्तिहान में फंस गई है और शायद अब हमें फिर से एक बार उसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा। अगले चंद दिनों में ऐमन की आवाज़ फ़ोन पर बदलने लगी। पहले वो हंसती बोलती थी, अब बात करते हुए अक्सर खामोश हो जाती। एक रात इसने मैसेज किया, मुझे आज ऑफिस में बिला वजह सबके सामने डांटा गया। मैंने फ़ौरन कॉल की, ऐसा क्यों हुआ? तुमने कुछ गलत नहीं किया था ना? वो बोली, नहीं, मगर कोई जानबूझकर मुझे नीचा दुखाना चाहता है। मैंने कहा, तुम मजबूत हो, हिम्मत मत हारो, सच खुद सामने आएगा। इसी दौरान हमुआ ने मशवरा दिया, वो ऐमन को चाहिए कि सब सबूत संभाल कर रखे, ईमेल्स, फाइलें, सब। और मैंने ये बात ऐमन तक पहुंचा दी। वो मान गई। कुछ हफ्तों बाद एक दिन इसका फ़ोन आया। आवाज़ में खुशी थी। सुनाओ। आज मैनेजर ने सबके सामने कहा कि गलती मेरी नहीं थी, किसी और ने डेटा बदला था। मैंने सिक्का सांस लिया। देखा, सच कभी छुपता नहीं। वो हंसी। अगर तुम लोग साथ ना देते तो शायद मैं हार जाती। इसी शाम अबू ने सबको बुलाकर कहा, हमें अपनी बच्चियों पर फख्र होना चाहिए। ऐमन ने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी कभी ज़ाय नहीं जाती। घर का माहौल फिर से खुशगवार हो गया। लेकिन मैं जानता था कि ज़िंदगी का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। हर कामयाबी के बाद एक नया इम्तिहान आता है, और शायद अगला इम्तिहान पहले से भी बड़ा होने वाला था। चंद दिन बाद ऐमन ने दोबारा फ़ोन किया, मगर इस बार आवाज़ में अजीब सी घबराहट थी। मुझे यहाँ एक नया प्रोजेक्ट दिया गया है, वो बोली, और सबकी नज़रें मुझ पर है। अगर मैं नाकाम हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैंने इसे हौसला दिया, यही तो मौका है खुद को साबित करने का। तुम कर लोगी। वो खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, काश तुम यहाँ होते। मैंने मुस्करा कर कहा, दिल से तुम्हारे साथ हूँ, यही काफ़ी है। प्रोजेक्ट के दिन करीब आते गए। ऐमन दिन रात मेहनत करने लगी। नींद कम, काम ज़्यादा। एक रात इसने बताया, मैंने सारी रिपोर्ट खुद तैयार की है, कल प्रेजेंटेशन है। मैंने दुआ की, अल्लाह कामयाब करे।
अगले दिन हम सब बेचैनी से इसके फ़ोन का इंतज़ार करते रहे। शाम को इसकी कॉल आई। हो गया, वो खुशी से चीखी। सबने तारीफ की और मुझे टीम लीडर बना दिया गया है। उम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अबू ने कहा, ये हमारी बेटी की मेहनत का सिला है। मैंने हंसते हुए कहा, अब तो हमें पार्टी देनी पड़ेगी। ऐमन बोली, जब वापस आऊंगी सबको ट्रीट दूंगी। इस रात सब ने सुकून की नींद सोई, मगर किस्मत ने अभी एक और मोड़ तैयार कर रखा था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक शाम ऐमन का फ़ोन अचानक बंद हो गया। ना मैसेज ना कॉल, पूरा दिन कोई खबर नहीं मिली। उम्मी बार बार घड़ी देख रही थी, आज ऐमन ने बात क्यों नहीं की। मैंने तसल्ली दी, वो शायद काम में मसरूफ़ होगी, मगर दिल बेचैन था। अगली सुबह एक अनजाना नंबर फ़ोन पर नज़र आया। वो, क्या आप ऐमन के भाई हैं? दूसरी तरफ से संजीदा आवाज़ आई। मेरा दिल धक से रह गया। ओ जी, कौन बात कर रहे हैं? हम उसके ऑफिस से हैं। ऐमन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए इसे अस्पताल लाया गया है। फिक्र की बात नहीं, मगर आपको आना चाहिए। उम्मी की आंखों में आंसू आ गए। अबू फौरन उठ खड़े हुए, अभी चलते हैं। हमने फौरन तैयारी की और अगली बस से शहर रवाना हो गए। रास्ते भर कोई बात नहीं कर रहा था, हर एक अपने अपने ख्यालों में गुम था। अस्पताल पहुंचकर मालूम हुआ कि ज़्यादा काम और कम नींद की वजह से ऐमन बेहोश हो गई थी। वो बेड पर लेटी कमज़ोर सी लग रही थी, मगर होश में थी। मुझे देखते ही हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो, आप लोग आ गए, मैं ठीक हूँ। उम्मी ने इसका माथा चूमा। बेटा, अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? ऐमन की आंखों में आंसू आ गए। मैं सबको मायूस नहीं करना चाहती थी। मैंने इसका हाथ पकड़ कर कहा, हमें तुम्हारी सेहत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। कामयाबी बाद में भी आ सकती है। इस दिन हमें एहसास हुआ कि सिर्फ आगे बढ़ना ही काफ़ी नहीं, रुक कर सांस लेना भी ज़रूरी है। और शायद यही सबक ऐमन की ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ बनने वाला था। ऐमन को अस्पताल से छुट्टी मिलने में 3 दिन लग गए। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब इसे अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो देनी होगी, वरना मसला दोबारा हो सकता है। हम सब ने फैसला किया कि वो कुछ दिन घर पर ही रहेगी। घर आकर ऐमन का मूड बदला बदला सा था। वो पहले जैसी पुरजोश नज़र नहीं आ रही थी। एक शाम मैंने इससे पूछ ही लिया, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, ओ मुझे लगता है मैं खुद को भूलती जा रही थी। बस काम काम और काम, बाकी कुछ नहीं। मैंने कहा, कामयाबी का मतलब ये नहीं कि हम खुद को ख़त्म कर ले, तवाज़ुन भी ज़रूरी है। हमुआ भी पास आकर बैठ गई, और हम सब तुम्हारे साथ हैं, अकेली नहीं हो तुम। वो ऐमन मुस्करा दी, शायद मुझे याद दिलाने के लिए ही ये सब हुआ। कुछ दिनों बाद उसके ऑफिस से कॉल आई। उन्होंने इसे रिमोट वर्क की इजाज़त दे दी ताकि वो घर से काम कर सके। ये खबर सबके लिए खुशी की थी। ऐमन ने दोबारा आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया, मगर इस बार खुद को वक्त देना भी सीख लिया। सुबह वॉक, शाम को किताब, और रात को घर वालों के साथ बैठक। सब कुछ वापस आ गया। एक दिन वो बोली, अब मुझे लगता है मैं वाकई मजबूत हो रही हूँ, अंदर से भी। मैंने दिल में सोचा, यही असल कामयाबी है। मगर जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। शायद अगला मोड़ फिर हमें आजमाने वाला था। एक दिन दोपहर के वक्त ऐमन के पास ऑफिस से एक अहम ईमेल आई। वो काफ़ी देर तक स्क्रीन को देखती रही, फिर आहिस्ता से मुझे आवाज़ दी, ज़रा ये पढ़ो। मैंने मोबाइल लिया तो देखा कि कंपनी इसे मुस्तकिल तौर पर हेड ऑफिस बुलाना चाहती थी, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मैंने हैरत से कहा, यह तो बहुत बड़ा मौका है। ऐमन ने गहरी सांस ली, मगर इस बार शहर बहुत दूर है, घर से भी ज़्यादा। उस शाम को अबू ने सबको बुला लिया। उन्होंने कहा, बेटा, फैसला तुम्हारा है, हम कभी तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। उम्मी ने भी नरमी से कहा, बस जहाँ भी जाओ खुद को अकेला मत समझना। वो ऐमन सारी रात सोचती रही, कभी कमरे में टहलती, कभी खिड़की से बाहर देखती। अगली सुबह इसने सबको जमा किया, मैं ये ऑफ़र कबूल करना चाहती हूँ, मगर एक शर्त पर। हम सब चौंक गए। मैं हर 3 महीने बाद घर आऊंगी
اور اگر کبھی لگا کہ میں پھر خود کو کھو رہی ہوں تو واپس آ جاؤں گی۔ ابو نے مسکرا کر کہا، یہی سمجھداری ہے۔ چند ہفتوں بعد اس کی روانگی کا دن آ گیا۔ اس بار رخصتی میں آنسو کم تھے، حوصلہ زیادہ۔ ایمن جاتے ہوئے بولی، اب میں صرف کامیاب نہیں، خوش بھی بننا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، اور ہم ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہیں۔ گاڑی روانہ ہوئی، مگر اس بار دل مطمئن تھا کیونکہ ہمیں معلوم تھا یہ سفر اب خودی کی طرف تھا۔